आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अमेरिका ने दुनिया के सामने एक विक्ट्री नैरेटिव की तरह पेश किया। लेकिन अगर आप इस पूरी घटना को जियोपॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स और एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी के लेंस से देखेंगे तो आपको साफ समझ आएगा कि ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने एक बहुत बड़े कवर्ट ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला में निकोलस मडुरो के रेजीम को डिसमेंटल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट है। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मडुरो एक ऐसा नेता था जो इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग इकोनॉमी और एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को सपोर्ट करता था और अब अमेरिका ने उसे हटाकर एक अमेरिका फ्रेंडली व्यवस्था स्थापित कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई अमेरिका की जीत है या फिर ये जीत के पीछे छुपी हुई एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर है? आज का विश्व कोल्ड वॉर के दौर वाला विश्व नहीं है। ये सोशल मीडिया एज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव बैटल्स का दौर है। अब सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि परसेप्शन, आइडियोलॉजी और साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी देशों को झुकाया जाता है। और इसी संदर्भ में वेनेजुएला का केस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन जाता है। वेनेजुएला को अगर आप सिर्फ एक साउथ अमेरिकन कंट्री की तरह देखेंगे तो आप इस पूरे गेम को मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप इसे अमेरिका के स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड के रूप में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यहाँ स्टेक्स कितनी बड़ी थी। दशकों से अमेरिका ये मानता आया है कि पूरा लैटिन अमेरिका उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ के देशों में कौन सत्ता में आएगा, किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा और किस इकोनॉमिक मॉडल पर देश चलेगा, ये सब अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से जुड़ा रहा है। यहीं पर एंट्री होती है निकोलस मडुरो की। मडुरो कोई कैपिटलिस्ट फ्रेंडली नेता नहीं था। उसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी और ये इंस्पिरेशन सीधे सीधे रशिया और चाइना के मॉडल से आती थी। मडुरो ने खुलकर ये कहना शुरू किया कि वेनेजुएला अब अमेरिका कैपिटलिज्म को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। उसने हेल्थ केयर, एनर्जी सेक्टर और खासकर ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन की बात की और यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू होती है। तेल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये पावर करेंसी है। और जब कोई लीडर ये कहे कि वो ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज करेगा और अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के इन्फ्लुएंस को सीमित करेगा तो ये सीधा सीधा अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पर हमला होता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मडुरो को टॉलरेट किया, शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका उस समय कई फ्रंट्स पर ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह मामला पर्सनल बन गया। ट्रंप एक बिजनेसमैन माइंडसेट से आते हैं और उनके लिए कैपिटलिज्म सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि आइडेंटिटी है। उनके बैकयार्ड में बैठा एक सोशलिस्ट लीडर उन्हें लगातार इरिटेट कर रहा था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका मडुरो को सिर्फ ड्रग्स या इलीगल इमिग्रेशन की वजह से हटाना चाहता था या फिर असली लड़ाई आइडियोलॉजी की थी? अगर आप नैरेटिव के लेयर्स को पील करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ड्रग्स और इमिग्रेशन सिर्फ पब्लिक जस्टिफिकेशन थे। असली कॉन्फ्लिक्ट था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म और उससे भी आगे यूनिपोलर वर्ल्ड वर्सेस मल्टीपोलर पुशबैक। अब यहां पर पिक्चर में आते हैं रशिया और चाइना। रशिया और चाइना बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अमेरिका को डायरेक्टली मिलिट्री फ्रंट पर चैलेंज करना महंगा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी। उन्होंने वेनेजुएला जैसे देश में मडुरो को सपोर्ट किया, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि मडुरो अमेरिका को हरा देगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, सर्वाइवल। जितना ज्यादा मडुरो सर्वाइव करेगा उतना ज्यादा अमेरिका इरिटेट होगा, उतना ज्यादा अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, नवल मॉनिटरिंग करेगा, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाएगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा और इन सब चीजों की कॉस्ट अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा होती है, जबकि रशिया और चाइना के लिए मडुरो को सपोर्ट करना कंपैरेटिवली चीप था। यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एसेंस है, कम कॉस्ट में अपोनेंट को ब्लीड कराना। 2018 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो अमेरिका को वेनेजुएला को काउंटर करने के लिए सैंक्शंस, नवल डिप्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और रीजनल डिप्लोमेसी पर भारी रिसोर्सेज खर्च करने पड़े। वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट में अमेरिका को उसके ही बैकयार्ड में प्रेशर में रख पाए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका अब यह दावा करता है कि मडुरो को हटाना उसकी बड़ी जीत है तो सवाल उठता है, क्या ये जीत सच में स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है या फिर ये उस लंबी ब्लीडिंग का एंड पॉइंट है जहां अमेरिका ने सालों तक रिसोर्सेज ड्रेन किए
और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी कहानी का संदेश सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल सिग्नल है, खासकर इंडिया जैसे देशों के लिए। अगर कोई कंट्री अमेरिका के स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन नहीं करता, तो अमेरिका के पास 3 मेजर टूल्स होते हैं: सैंक्शंस, फोर्स और डिलेजिटिमाइजेशन। वेनेजुएला में तीनों टूल्स अलग अलग स्टेजेस पर यूज किए गए। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वही प्लेबुक आज दूसरे देशों के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है? इसी सवाल के जवाब को हम इस वीडियो के अगले हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। पार्ट 1 में हमने ये समझा कि वेनेजुएला का मामला सिर्फ मडुरो वर्सेस अमेरिका नहीं था, बल्कि ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का हिस्सा था। अब पार्ट 2 में हम इस पूरे गेम को थोड़ा और डीप जाकर डीकोड करेंगे कि आखिर ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, इसमें कौन कौन से लेयर्स हैं और क्यों अमेरिका की अपैरेंट विक्ट्री असल में एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप की तरह दिखाई देती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं होती। आज की जियोपॉलिटिक्स 3 पिलर्स पर खड़ी है: इकोनॉमिक पावर, नैरेटिव पावर और स्ट्रैटेजिक एंड्योरेंस। अमेरिका दशकों से इन तीनों पिलर्स में डोमिनेंट रहा है, लेकिन 2008 के बाद से धीरे धीरे ये डोमिनेंस चैलेंज होना शुरू हुई। चाइना ने इकोनॉमिक फ्रंट पर राइज किया, रशिया ने मिलिटरी स्ट्रैटेजिक डिसरप्शन शुरू किया और ग्लोबल साउथ ने नैरेटिव ऑटोनॉमी की मांग करनी शुरू की। इसी ट्रांजिशन फेज में वेनेजुएला का केस इमर्ज होता है। अब सवाल यह है कि रशिया और चाइना ने मडुरो को क्यों चुना? क्या वेनेजुएला ही एकमात्र ऑप्शन था? नहीं, वेनेजुएला का सिलेक्शन पूरी तरह कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक लॉजिक पर आधारित था। पहली बात, वेनेजुएला जियोग्राफिकली अमेरिका के बेहद करीब है। ये प्रॉक्सिमिटी ही इसे पावरफुल बना देती है। जब कोई राइवल पावर आपके बैकयार्ड में आइडियोलॉजिकल चैलेंज खड़ा कर दे, तो वो चैलेंज सिंबॉलिक से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल बन जाता है। दूसरी बात, वेनेजुएला के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। एनर्जी रिसोर्सेज हमेशा जियोपॉलिटिक्स का बैकबोन रहे हैं। अगर कोई सोशलिस्ट लीडर ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज करता है और वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस को बाहर करता है, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं बल्कि कंट्रोल लॉस होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मडुरो का रेजीम इंटरनली वीक था, लेकिन एक्सटर्नली सिंबॉलिक स्ट्रॉन्ग था। इसका मतलब यह था कि वो अमेरिका को मिलिटरीली थ्रेटन नहीं कर सकता था, लेकिन आइडियोलॉजिकली इरिटेट कर सकता था। और जियोपॉलिटिक्स में इरिटेशन अक्सर रिएक्शन को ट्रिगर करती है। यहीं पर रशिया और चाइना का एसिमेट्रिक गेम शुरू होता है। एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल है अपोनेंट को डायरेक्ट युद्ध में हराना नहीं, बल्कि उसे थकाना। रशिया और चाइना ने मडुरो को कभी ये कैपेसिटी नहीं दी कि वो अमेरिका से वॉर लड़ सके। उन्होंने सिर्फ इतनी सपोर्ट दी कि मडुरो सर्वाइव करता रहे। सर्वाइवल ही वेपन था। अब देखिए अमेरिका की रिस्पॉन्स पैटर्न को। अमेरिका के पास वेनेजुएला के लिए एक फिक्स्ड पॉलिसी टूलकिट है। इस टूलकिट में सबसे पहला टूल है सैंक्शंस। सैंक्शन सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे मैसिव डिप्लोमैटिक कैपिटल लगता है। एलाइज को कन्विंस करना, इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स को अलाइन करना, ऑल ट्रेड राउट्स को मॉनिटर करना, ये सब हाई कॉस्ट ऑपरेशंस है। दूसरा टूल, नवल मॉनिटरिंग और मिलिट्री पोस्चरिंग। एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय करना, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स उड़ाना, इंटेलिजेंस एसेट्स एक्टिवेट करना, ये सब सिर्फ मैसेज देने के लिए होता है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तीसरा टूल, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और रेजीम डिस्टेबलाइजेशन। इसमें कवर्ट नेटवर्क्स, इंटरनल डिसेंट, ऑपोजिशन फंडिंग, मीडिया नैरेटिव्स और साइबर ऑपरेशंस शामिल होते हैं। ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस होते हैं और इनके सक्सेस की गारंटी भी नहीं होती। अब अगर आप इस पूरे साइकिल को देखें, तो एक चीज साफ दिखती है, हर एक्शन अमेरिका के लिए एक्सपेंसिव था, जबकि रशिया और चाइना के लिए सपोर्ट रिलेटिवली चीप थी। यही एसिमेट्री थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर ये अमेरिका के लिए इतना कॉस्टली था, तो उसने मडुरो को पहले ही क्यों नहीं हटाया? इसका जवाब भी जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। मडुरो को हटाना आसान नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका के लिए पॉलिटिकली डिजास्टर्स हो सकता था। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की हिस्ट्री ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रही है। डायरेक्ट इन्वेजन अमेरिका की ग्लोबल इमेज को और डैमेज कर सकता था। सैंक्शंस काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि चाइना और रशिया अल्टरनेटिव चैनल्स ओपन कर रहे थे। ऑयल बाईपास मैकेनिज्म्स, करेंसी स्वैप्स और शैडो ट्रेड नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। इंटरनल रेजीम चेंज भी स्लो था, क्योंकि मडुरो ने मिलिट्री लॉयल्टी और इंटरनल कंट्रोल काफी हद तक मेंटेन किया हुआ था। यानी अमेरिका फंसा हुआ था, ना तो वो फुल फोर्स इस्तेमाल कर सकता था,
ना सैंक्शन से क्विक रिजल्ट मिल रहा था और ना ही रेजीम कोलैप्स हो रहा था। यही रशिया और चाइना चाहते थे। अब यहां पर एक और लेयर आती है, नैरेटिव वॉरफेयर। अमेरिका ने धीरे धीरे फोकस शिफ्ट किया। मिलिट्री विक्ट्री की जगह नैरेटिव विक्ट्री को प्रायोरिटाइज किया गया। मडुरो को सिर्फ हटाना ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, बल्कि उसे इलेजिटिमेट, अथॉरिटेरियन और अनडेमोक्रेटिक दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं से डिलेजिटिमाइजेशन प्लेबुक एक्टिवेट होती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, डेमोक्रेसी इंडेक्सेस, ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस, मीडिया स्टोरीज, ये सब धीरे धीरे एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि ये रेजीम मोरल ग्राउंड पर ऑलरेडी हार चुका है। और जब मोरल ग्राउंड वीकन हो जाता है, तब एक्चुअल एक्शन को जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये प्लेबुक सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। यही पैटर्न हमने मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और अब इंडो पैसिफिक में भी देखा है। जब सैंक्शंस और फोर्स फीजिबल नहीं होते, तब डिलेजिटिमाइजेशन सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को जूम आउट करके देखें, तो ये साफ दिखता है कि मडुरो का सर्वाइव करना रशिया चाइना के लिए विक्ट्री था। अमेरिका का इयर्स लॉन्ग रिसोर्स ड्रेन एक सिग्नल था कि यूनिपोलर डोमिनेंस अब अनकॉन्टेस्टेड नहीं रही। और जब आखिरकार अमेरिका ने फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन और कवर्ट ऑपरेशंस के जरिए इस चैप्टर को क्लोज किया, तो वो विक्ट्री सेलिब्रेशन से ज्यादा डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज लगती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस होल एपिसोड का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन फ्यूचर के लिए है, और यही फ्यूचर इंपैक्ट हमें सीधे इंडिया की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो प्लेबुक वेनेजुएला में टेस्ट की गई, वही प्लेबुक धीरे धीरे दूसरे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमस कंट्रीज के लिए रिफाइन की जा रही है। पार्ट 2 में हमने ये डीकोड किया कि वेनेजुएला में मडुरो का सर्वाइव करना कैसे एक एसिमेट्रिक सक्सेस था और कैसे अमेरिका को सालों तक अपने ही बैकयार्ड में ब्लीड कराया गया। अब पार्ट 3 में हमें यह समझना होगा कि इस पूरी घटना का इंपैक्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, और सबसे जरूरी, इसका फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री किन देशों को प्रभावित कर सकता है। ये कहानी अब सिर्फ वेनेजुएला की नहीं रह जाती, ये कहानी एक ग्लोबल प्लेबुक की बन जाती है। सबसे पहले इंपैक्ट को 3 लेवल्स पर समझते हैं: रीजनल इंपैक्ट, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट और कंट्री स्पेसिफिक इंपैक्ट। 1. रीजनल इंपैक्ट, लैटिन अमेरिका की नई रियलिटी। वेनेजुएला केस ने पूरे लैटिन अमेरिका को यह सिग्नल दे दिया है कि अमेरिका आज भी इस रीजन को अपना स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता है। लेकिन फर्क यह है कि अब अमेरिका के एक्शंस पहले जितने अनकॉन्टेस्टेड नहीं रहे। ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया जैसे देश बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया, कैसे किया और किस जस्टिफिकेशन के साथ किया। यह भी साफ है कि अगर कोई रेजीम ओपनली कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क से बाहर जाता है, तो उसे सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बल्कि नैरेटिव प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा। लैटिन अमेरिका में अब एक सटल शिफ्ट दिखता है। देश ओपनली एंटी स्टांस लेने से बच रहे हैं, लेकिन क्वाइटली स्ट्रैटेजिक हेजिंग कर रहे हैं। चाइना के साथ ट्रेड, रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और रीजनल ब्लॉक्स को मजबूत करना, ये सब उसी लर्निंग का हिस्सा है जो वेनेजुएला केस से निकली। 2. ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट, मल्टीपोलर पुशबैक का प्रूफ। वेनेजुएला एपिसोड ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैसेज दिया। यूनिपोलर वर्ल्ड अब फ्रिक्शनलेस नहीं है। रशिया और चाइना ने यह प्रूव किया कि बिना डायरेक्ट वॉर लड़े भी अमेरिका को स्ट्रैटेजिक कॉस्ट इंपोज की जा सकती है। सिर्फ सर्वाइव करना भी कई बार विक्ट्री बन जाता है। इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन ये है कि दुनिया में ऐसे कई छोटे या मिड साइज कंट्रीज होंगे जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जगह स्ट्रैटेजिक इरिटेशन मॉडल अपनाएंगे। यानी इतना चैलेंज दो कि सामने वाला रिएक्ट करे, रिसोर्सेज स्पेंड करे और धीरे धीरे फटीग में जाए। ये मॉडल मिलिट्री नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर का मॉडल है। 3. सबसे बड़ा इंपैक्ट, इंडिया के लिए क्लियर वार्निंग सिग्नल। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस ऑफिशियली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर है। डिफेंस डील्स, क्वाड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, सब कुछ सरफेस लेवल पर स्ट्रांग दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सरफेस कभी पूरी कहानी नहीं होती। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और यही चीज अमेरिका के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। इंडिया नीदर रशिया को अबैंडन करता है, नॉर्थ चाइना के खिलाफ ब्लाइंडली अमेरिका का प्रॉक्सी बनता है। इंडिया अपनी टर्म्स पर अलाइनमेंट चाहता है, और यही बिहेवियर अमेरिका की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में एक रेड फ्लैग की तरह देखा जाता है। अब यहाँ पर अमेरिका के 3 टूल्स में से 2 इंडिया पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकते। सैंक्शंस, इंडिया की इकोनॉमी डीपली इंटरलिंक्ड है। सैंक्शंस लगाने का मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करना। फोर्स,
इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स अनथिंकेबल है, न्यूक्लियर डटरेंस, जियोग्राफी और पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से। तो बचता क्या है? डिलेजिटिमाइजेशन। और यही हम पिछले कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिलेजिटिमाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है? डिलेजिटिमाइजेशन एक स्लो पॉइजन की तरह होती है। ये एक दिन में नहीं होती, ये मल्टीपल लेयर्स में अनफोल्ड होती है। पहला लेयर, इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, रिलीजियस फ्रीडम नैरेटिव्स। ये सब धीरे धीरे परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कर रहा है। दूसरा लेयर, मीडिया एम्प्लीफिकेशन। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स और एनजीओस कोऑर्डिनेटेड तरीके से सिमिलर लैंग्वेज यूज करते हैं। वर्ड्स जैसे अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट, डेमोक्रेटिक एरोजन, माइनॉरिटी सप्रेशन नैरेटिव टूलकिट का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा लेयर, इंटरनल इकोसिस्टम। सबसे डेंजरस लेयर यही होती है। डोमेस्टिक वॉइसेस, यूट्यूब इकोसिस्टम्स, पॉलिटिकल ऑपोजिशन और इंटेलेक्चुअल नेटवर्क्स अनोइंगली या नोइंगली उसी ग्लोबल नैरेटिव को एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं। ये वही मॉडल है जो मडुरो के केस में भी इस्तेमाल हुआ। पहले रेजीम को इलेजिटिमेट बताया गया, फिर मोरल अथॉरिटी छीनी गई और फिर एक्शन को जस्टिफाई किया गया। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इंडिया के साथ क्या किया जा सकता है? इंडिया के केस में ऑब्जेक्टिव रेजीम चेंज नहीं है, ऑब्जेक्टिव है बिहेवियर मैनेजमेंट। अमेरिका एक मैनेजेबल इंडिया चाहता है, एक डोमिनेंट इंडिया नहीं। अगर इंडिया टू इंडिपेंडेंट होता है, रशिया से एनर्जी खरीदता है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेता है, डॉलर ऑल्टरनेटिव्स की बात करता है, तो प्रेशर मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं। फ्यूचर में ये प्रेशर 3 फॉर्म्स में आ सकता है। नैरेटिव वॉर इंटेंसिफिकेशन, सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की इमेज को सिस्टमैटिकली क्वेश्चन करना। रीजनल प्रेशर क्रिएशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे वॉलेटाइल जोन्स को इनडायरेक्टली लेवरेज करना। नॉट थ्रू वॉर बट थ्रू इंस्टेबिलिटी नैरेटिव्स। डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन, ट्रेड टॉक्स, टेक्नोलॉजी एक्सेस, वीज़as, एकेडमिक एक्सचेंजेस, सटल लेवर्स का इस्तेमाल। ये सब फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स जितना इफेक्टिव हो सकता है। सबसे बड़ा लेसन, वेनेजुएला से इंडिया को क्या सीखना चाहिए? वेनेजुएला का लेसन ये नहीं है कि अमेरिका अनबीटेबल है, लेसन ये है कि अमेरिका की प्लेबुक प्रेडिक्टेबल है। सैंक्शंस फोर्स डिलेजिटिमाइजेशन, और जब पहले 2 काम न करें तो तीसरा अग्रेसिवली यूज होता है। इंडिया की एडवांटेज ये है कि वो वेनेजुएला नहीं है। इंडिया साइज में बड़ा है, इकोनॉमी में मजबूत है, अलायंसेस डाइवर्सिफाइड है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि नैरेटिव स्पेस अभी भी वल्नरेबल है। अगर नैरेटिव कंट्रोल लूज हो गया तो स्ट्रैटेजिक प्रेशर इजी हो जाता है। इसीलिए अवेयरनेस सबसे बड़ा डिफेंस है। अब तक हमने वेनेजुएला, मडुरो, अमेरिका, रशिया और चाइना के पूरे केस को अलग अलग लेयर्स में डीकोड किया। अब पार्ट 4 में हमें इस पूरी कहानी को कनेक्ट द डॉट्स करके समझना है, बिना इमोशंस, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ स्ट्रैटेजिक रियलिटी के आधार पर। सबसे पहले एक बात क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, ये कहानी किसी एक व्यक्ति मडुरो की नहीं थी, ये कहानी किसी एक देश वेनेजुएला की भी नहीं थी, ये कहानी थी ग्लोबल पावर ट्रांजिशन की। फाइनल रियलिटी चेक, अमेरिका जीता या हारा? अगर अमेरिका की बात माने तो उसने एक इलीगल, अथॉरिटेरियन, एंटी अमेरिकन रेजीम को डिसमेंटल कर दिया। नैरेटिव यही बेचा जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में विक्ट्री सिर्फ फाइनल आउटकम से नहीं बल्कि कॉस्ट वर्सेस गेन से जज होती है। अब फैक्ट्स को देखिए, अमेरिका को 6-7 साल तक सैंक्शंस चलाने पड़े, नवल मॉनिटरिंग करनी पड़ी, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाने पड़े, डिप्लोमैटिक कैपिटल बर्न करना पड़ा, लैटिन अमेरिका में इमेज डैमेज झेलना पड़ा। दूसरी तरफ रशिया और चाइना ने लो कॉस्ट सपोर्ट दी, डायरेक्ट वॉर में नहीं गए, सिर्फ इतना किया कि मडुरो सर्वाइव करता रहे। अगर इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर मॉडल से देखें तो रशिया चाइना का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, अमेरिका को हराना नहीं, अमेरिका को ब्लीड कराना। और इस ब्लीडिंग को अमेरिका खुद भी अब इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जब इयर्स लॉन्ग प्रेशर के बाद आपको फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन करनी पड़े तो वो विक्ट्री नहीं बल्कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। सबसे डेंजरस एस्पेक्ट, डिलेजिटिमाइजेशन टूल। इस पूरे एपिसोड का सबसे डेंजरस हिस्सा टैंक्स या मिसाइल्स नहीं थे, सबसे डेंजरस हिस्सा था डिलेजिटिमाइजेशन, क्योंकि डिलेजिटिमाइजेशन सिर्फ सरकार को नहीं मारती, ये ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस और पब्लिक परसेप्शन को मारती है। पहले बोला गया ये रेजीम डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर बोला गया ये रेजीम ह्यूमन राइट्स वायलेटर है, फिर बोला गया ये रेजीम इलेजिटिमेट है,
और जब ये तीनों बातें परसेप्शन बन जाती है, तब कोई भी एक्शन मोरली जस्टिफाइड लगने लगता है। यही रीजन है कि डिलेजिटिमाइजेशन आज अमेरिका का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है, इंडिया के लिए फाइनल वार्निंग और फाइनल अपॉर्चुनिटी। अब अगर इंडिया की बात करें तो वेनेजुएला और इंडिया को कंपेयर करना गलत होगा। इंडिया फास्ट स्ट्रॉन्गर है, बट प्लेबुक सैम है इंडिया के खिलाफ। सैंक्शंस डिफिकल्ट है, फोर्स इम्पॉसिबल है, तो बचता है नैरेटिव वॉर। और ये नैरेटिव वॉर हम पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स नैरेटिव, मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब कार्टेल, इंटरनल एको चेंबर्स, ये सब रैंडम नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक प्रेशर आर्किटेक्चर का हिस्सा है। लेकिन डिफरेंस ये है, इंडिया के पास रिस्पॉन्स कैपेसिटी है, इंडिया के पास सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस है, इंडिया के पास इंफॉर्मेशन अवेयरनेस का मौका है। अगर सिटीजन्स नैरेटिव को ब्लाइंडली कंज्यूम नहीं करते, अगर स्टेट रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव नैरेटिव बिल्ड करे, तो डिलेजिटिमाइजेशन फेल हो जाती है। फाइनल लेसन, गेम अब एक्सपोज्ड है। वेनेजुएला केस ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, उसने अमेरिका की पूरी टूलकिट और प्लेबुक एक्सपोज कर दी है। अब कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि हमें समझ नहीं आया। चॉइस अब क्लियर है, या तो आप नैरेटिव ट्रैप में गिरे या फिर नैरेटिव लिटरेसी डेवलप करें। जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ताकत अब मिसाइल्स नहीं, माइंड स्पेस है। आपसे सवाल, आपके हिसाब से क्या आने वाले समय में नैरेटिव वॉरफेयर ट्रेडिशनल वॉर से ज्यादा डेंजरस होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।